गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 10th क्लास लेसन नंबर 3 ज्योग्राफी का लेसन है, जल संसाधन। इसके ऐसे टाइप क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में विद्युत शक्ति और सिंचाई के विकास में नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत के अंदर जो सिंचाई योजना है और विद्युत शक्ति योजना है, उनमें बहुउद्देशीय या नदी घाटी परियोजनाएं कैसे हेल्पफुल हैं, यही बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जिसमें एक समय में एक से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहा जाता है। इस योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभ इतने अधिक हैं कि इनको आधुनिक भारत के तीरथ कहा जाता है। एक बहुउद्देशीय परियोजना अनेक प्रकार के कार्य करती है, जैसे बाढ़ों को रोकना, बिजली उत्पादन करना, मछली पालन करना, सिंचाई करना या पर्यटन को बढ़ावा देना। साधारण सिंचाई योजनाएं स्वतंत्रता से पहले भी की जाती थी, लेकिन केवल वो सीमित कार्य तक ही थी। लेकिन अब इन सिंचाई परियोजनाओं का जो है प्रयोग एक से ज़्यादा कार्यों के लिए किया जा सकता है, इसलिए इनको चहुमुखी या बहुमुखी विकास परियोजनाएं कहा जाता है। तो यहाँ पे हम भारत की बात करें, भारत के अंदर जो है राजस्थान जैसी प्यासी भूमि की जो प्यास बुझाती है, वो सरहिंद नहर, जिसको इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है, वो और राजस्थान नहर दो मेन है उत्तर भारत के अंदर। लेकिन जो राजस्थान के अंदर है मेनली, वो राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर है, और सरहिंद नहर यूपी के अंदर है आपकी। ठीक है, तो सभी स्थानों पर जहाँ ये परियोजनाएं स्थित हैं, वहाँ जल विद्युत उत्पादन करती हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना एक जो कि 104 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करती है, जबकि हीराकुंड बांध विद्युत परियोजना 270 मेगावाट जो कि उड़ीसा के अंदर है की है, और कोसी परियोजना जो कि बिहार के अंदर है 20 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करती है। भाखड़ा बांध जो कि पंजाब और हरियाणा के सीमा के ऊपर है, पंजाब में है मैक्सिमम, तो भाखड़ा बांध से प्रतिवर्ष 1204 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल से निकलने वाली जो नदियां हैं, हिमाचल से निकलने वाली नदियों के बारे में वर्णन करें और प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में वर्णन करें। यह क्वेश्चन हो सकता है, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियों में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे हम अंतर कर रहे हैं, पहले हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और उधर प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो पहला है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ सारा साल बहती हैं, क्योंकि इन नदियों के अंदर जो पानी है वो बारिश का भी आता है और बर्फ़ पिघल करके भी आता है। और दूसरी तरफ मैं प्रायद्वीप पठार की नदियों की बात करूं, तो प्रायद्वीप भारत की नदियां जो हैं, यानी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीप पठार की नदियां या दक्षिण भारत की नदियां, एक ही बात है। प्रायद्वीप भारत की नदियों को मानसून यानी कि बारिश द्वारा, वर्षा द्वारा जल प्राप्त होता है, इसलिए ये नदी शुष्क मौसम में सूख जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ सारा साल जो बहती हैं, क्योंकि इस नदियों के अंदर जो पानी है बर्फ़ के पिघलने से और वर्षा द्वारा आता है। जबकि प्रायद्वीप नदियों जो होती हैं, दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती हैं, उसमें जो पानी है वर्षा द्वारा ही आता है, अदरवाइज़ वो गर्मी के मौसम में वो अदर मौसम में वो शुष्क रहती हैं। दूसरा जो पॉइंट है, नदियों से बिना बांध बनाए वर्षा भर सिंचाई की जा सकती है हिमालय नदियों द्वारा। हिमालय नदियों द्वारा जो है बिना बांध बनाए जो है वर्ष भर सिंचाई की जा सकती है, जबकि प्रायद्वीप पठार की नदियों के अंदर बांध बनाकर ही सिंचाई की जाती है और जल विद्युत के लिए जल प्राप्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के जो है वो मैदानी भाग से होकर के बहती हैं, इसलिए इनसे नहरें निकालना बहुत ही आसान है। जबकि प्रायद्वीप पठार की नदियाँ जो है वहाँ पे चट्टानी और उबड़ खाबड़ रास्ते होने की वजह से नहरें निकालना उपयुक्त नहीं है, और कठोर और चट्टानी एरिया है, इसलिए वहाँ पे नहरें खोदना भी बहुत ही मुश्किल है प्रायद्वीप पठार में। चौथा जो पॉइंट है, हिमालय से निकलने वाली नदियों में से भाई हिमालय की तलहटी में पहुँचते समय ये नदियाँ जलप्रपात बनाती हैं। हिमालय की तलहटियों में पहुँचते समय ये नदियाँ जलप्रपात बनाती हैं।
जैसे कि नदियाँ ऊपर से नीचे गिरती हैं ना, बिल्कुल पर्वत पर से नीचे गिरती हैं तो नीचे जलप्रपात बनाती हैं वो, ठीक है। और इसीलिए यहाँ जल विद्युत के विकास के लिए उपयुक्त स्थान है हिमालय पर्वत में, ठीक है। इधर ये प्रायद्वीप की नदियाँ जो हैं ये तीव्र ढाल बनाती हैं, इसीलिए इन पर स्थान स्थान पर बांध ही बना करके विद्युत जल पैदा किया जाता है। विद्युत जल को लेकर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तो ऊपर से गिरती है भाई, नीचे टरबाइन लगा दी जाती है तो बिजली बनाई जा सकती है, वहाँ पे बांध बनाने की जरूरत नहीं है हिमालय वाली नदियों पर। लेकिन उधर प्रायद्वीप की नदियों पर बांध बनाने की जरूरत है और वहाँ पे बांध बना करके जो है वो बिजली उत्पादित की जाती है। पाँचवा जो पॉइंट है, हिमालय से निकलने वाली नदियों में नाव और स्टीमर चलाने योग्य है क्योंकि उसमें पानी अच्छा खासा है, जबकि प्रायद्वीप के पठार में नाव और स्टीमर नहीं चल सकते क्योंकि वहाँ पे शुष्क नदियाँ हैं। कभी मौसम में वो शुष्क होती हैं तो किसी मौसम में वो अच्छी उनमें पानी होता है, तो अगर पानी नहीं होता स्टीमर नहीं चल पाएंगे। लेकिन कुछ डेल्टाई प्रदेशों के अंदर, प्रायद्वीप पठार में कुछ डेल्टाई प्रदेशों के अंदर जो है नाव चलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य। वर्षा जल को इकट्ठे करने के उद्देश्य, भाई वर्षा जल को क्यों इकट्ठा किया जाना चाहिए? नंबर 1, जल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए। नंबर 2, धरातल पर बहते हुए जल की मात्रा को कम करने के लिए, यानी बहते हुए जल को कम करने के लिए धरातल पर, धरती पर। तीसरा पॉइंट है सड़कों को जल भराव से बचाने के लिए। और चौथा पॉइंट है भाई भौम जल को इकट्ठा करने के लिए, ताकि बारिश का जल भूमि के अंदर रिस करके चला जाए और भौम जल इकट्ठा हो जाए भूमि के अंदर और जल स्तर बढ़ जाए, ठीक है। चोआ जिसे कहते हैं, वो धरती के अंदर चोआ पानी का वो बढ़ जाए भाई। पांचवा पॉइंट है भौम जल प्रदूषण को घटाता है। छठा पॉइंट है भौम जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। सातवां पॉइंट है ग्रीष्म ऋतु में लंबी शुष्क अवधि में जल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है जल संरक्षण या जल संग्रहण या जल को इकट्ठा करना बहुत ही जरूरी है। पांचवा और लास्ट जो क्वेश्चन है ऐसे टाइप यहाँ पे, जल की दुर्लभता के कारणों का वर्णन करें। भाई जल की दुर्लभता मतलब कम मात्रा में प्राप्त होना या कमजोर होना या खराब होना। भाई जल दुर्लभता के कारणों की व्याख्या करें, ठीक है। तो जल दुर्लभता के मुख्य कारण इस प्रकार है। नंबर 1, जल संसाधनों का अतिशोषण। भाई बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए जल का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो घरों में हो चाहे वो खेती में हो, ठीक, खेती सिंचाई में कर रखे हो, तो जल संसाधनों का अधिक मात्रा में जो शोषण किया जाता है। या कई बार घरों में आम जो ट्यूबवेल टंकी चला करके लोग अपना बाइक और अपना गाड़ी धोते रहते हैं, जिससे कि जल संसाधन का बहुत ही नुकसान होता है। वो जो है जल संसाधनों का बहुत बुरे तरीके से प्रयोग करते हैं। अगर किसी को कह दिया जाए कि भाई अपना इसको इस तरीके से ना धोएं, आप बाल्टी में पानी लेके धो ले, तो वो क्या कहेगा, भाई क्यों तेरे घर से जा रहा है, मीटर मेरा चल रहा है, पंप मेरा चल रहा है और हम तो भाई धोएंगे। तो यानी कि उनको सोचना चाहिए आने वाली भावी पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए ये जल संसाधन बचा के रखना चाहिए। तो दूसरा जो पॉइंट है जल संसाधन का अधिक प्रयोग करना, जल संसाधनों का अधिक प्रयोग करना, जैसे कुएं हैं, नलकूप हैं, इनका अधिक मात्रा में प्रयोग करने से भूमिगत जल जो भूमि के नीचे चोआ है वो भाई नीचे चला जाता है, भूमिगत जल कम हो जाता है, जिससे कि जल स्तर नीचे चला जाता है और हमें जल प्राप्त होने में दुर्लभता का सामना करना पड़ता है, हमें जल कम मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है औद्योगिकरण और शहरीकरण। जैसे जैसे भारत स्वतंत्र होने के बाद उद्योगों का विस्तार हुआ तो शहर भी बढ़े। उद्योगों और शहरों के अंदर जितने भी कचरा, केमिकल, रसायन जो भी निकलते हैं वो सब का सब जो है एक नदी में बहा दिया जाता है। जैसे आपने देखा पानीपत के अंदर ये एक बोतल निकलती है, बोतल के नाम से गंदा नाला निकलता है, वो सारा का सारा पानी यमुना में छोड़ दिया जाता है और यमुना का जल दूषित हो जाता है। जो चौथा पॉइंट है जल की गुणवत्ता को नष्ट होने के कारण। भाई जल दुर्लभता का जो कारण है वो चौथा कारण है जल की गुणवत्ता को नष्ट होना, ठीक है। जल जैसे ही गंदा पानी या बोतल या ये रसायन युक्त जो पानी है नदी में छोड़ दिया जाता है, नदी में मिला दिया जाता है, तो नदी के अंदर जितने जीव जंतु हैं भाई सब मर जाते हैं और नदी के जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और नदी के पानी पीने लायक नहीं रहता। और इसीलिए हमें जल की दुर्लभता को कारण को समझने के बाद जल के बचाने के तरीकों का भी हमें यूज करना चाहिए। क्वेश्चन इज ओवर एंड आउट।